जय राम जी की। लीजिए आज कार्यक्रम आपका ये अपना कार्यक्रम कहानी किस्मत की, यानी कि ऐसी कहानी जो आपको आपकी किस्मत पढ़ना सिखा दे। एक ऐसी कहानी हाथ में छुपे हुए रहस्यों आपको बता दे। ये कहानी है हाथ की। हर हाथ का ना अपना अपना एक अलग रंग होता है। हम 50 किस्म के हाथ देखते हैं। कोई बड़ा मोटा हाथ है, कोई पतला हाथ है, कोई छोटा हाथ है, कोई सामान्य हाथ है, कोई लाल है, कोई गुलाबी है। अलग अलग रंग के हाथ, यानी यूं कहो हर हाथ की अपनी अपनी कहानी। और हर हाथ जरूरी नहीं है कि सारे हाथ ही काम कर रहे हैं। कुछ हाथ मांग रहा है भीख और कुछ हाथ दे रहा है आशीर्वाद बाबा, और कुछ हाथ धमका रहे हैं। कहने का मतलब हाथ अलग अलग, हाथों के कर्म अलग अलग, हाथों की अदा से पता है। अब यूं करके कोई कर रहा हो तो हम क्या कहेंगे, ये धमका रहा नहीं यार, कथक कर रहा या कोई डांस कर रहा। तो अपने ही हाथों से हम अपने बारे में जान जाएंगे। शास्त्रों में इसका बहुत विधिवत वर्णन किया गया। ये कोई वो विद्या नहीं है कि मैं बैठ गया, रात को सोया और सुबह मुझे प्रकट होके पता लग गया, ऐसा कुछ नहीं। शास्त्रों से, विद्वानों से ये संकलित की हुई चीजें मैं आप तक पहुंचाता हूं। मेरा व्यक्तिगत तजुर्बा भी है। बहुत सारे मेरे व्यक्तिगत तजुर्बे ऐसे हैं कि उसके लिए मुझे ज़्यादा किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैंने हजारों हाथ देख लिए। तब मैं कहता हूँ ये कहानी है किस्मत की। आओ आपको मैं हाथ देखना सिखाऊं, ताकि आप अपना भविष्य खुद जान पाए। आपको खुद पता लगे कि अब आपके साथ क्या होने वाला है। यहाँ समाज में एक प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित औहदा चाहते हो, ज्योतिष के विद्वान बन जाओ, मगर ईमानदारी के साथ। बिल्कुल ईमानदारी। मैं आपको बताता हूँ, एक बार मैं नैनीताल से आगे निकला था। दीपावली और दशहरे के दिन थे, वहाँ मेला लगा हुआ था। और मेरा जो गाड़ी चलाते थे वो उसी इलाके के थे। थोड़ी देर में उसने मुझसे कुछ पैसे मांगे। मैंने जेब में हाथ डाला, मेरे पास 1000-2000 रुपये या 3000 रुपये होंगे। हम वापसी कर रहे थे, सारा राउंड काट आए थे। तो जब मैंने देखा तो मेरी जेब में 1 रुपया नहीं था। मेरा पॉकेट किसी ने मार ली थी। मैंने उसको बोला, यार मेरी तो जेब मारी गई। बोला, अब बैग बूग में चेक करो। मैंने बैगों में चेक किया, सब जगह पैसा नहीं था। उसने अपनी जेब में चेक किया, 150-200 रुपये उसके पास। बोले, भाऊ जी मेरे बात हो, 150-200 मैं क्या अब इसमें क्या करेंगे। कहता कोई बात नहीं। उसकी और मेरी कोई बात हुई। एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था, वो जाके उस रेस्टोरेंट में बैठ गया। चाय मंगवा ली, बिस्किट जो छोटे मोटे उसने मंगवा लिए, और बड़े आराम आराम से खाने लगा। उस समय वो रेस्टोरेंट फुल था। मेरा जाना हुआ, मैंने अंदर एंट्री मारी तो वो एकदम खड़ा हो गया। अरे अरे महाराज, आप यहाँ दिल्ली से आना कब हुआ। अरे मैंने कहा बस आ गए यार, दिल घूमते घामते। पैसा था नहीं, मजबूरन वो कला हमें करनी पड़ी। हम एक कोने में वो खड़ा हो गया और मैं बैठ गया। सबसे पहले उसने कहा, महाराज जी, जोर से बोल रहा था, महाराज जी वो जो आपने बताया था वो सही था, थोड़ा मेरे बारे में और देखो ना। याद रखिए, मैं अपने जीवन में
ड्रामे नहीं करता। मैं किसी को झूठ उसके बारे में भविष्यवाणियां नहीं करता। बल्कि थोड़ी देर पहले एक सज्जन थे, उनका फोन आया, उनको जो मैंने उपाय बताए हुए थे उन्होंने किए ही नहीं। सिर्फ महीना भर हो गया होगा, 15 दिन हो गए होंगे, और उनके मैंने जैसे कोई बेटी थी तो उन्होंने पूछा था मेरी बेटी के भी बारे में कुछ बताओ, इसकी शादी नहीं हुई। तो मैंने जो उसके उपाय बताया था, उसने वो एक उपाय, 3 उपाय थे, एक उपाय किया, करके कहता है कि वो उपाय तो मैंने किया, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मैं कह एक उपाय करा, वो शादी का उपाय है, तू शादी के कम से कम रेगुलर करता जब तक तेरा वो बच्ची की शादी हो नहीं जाती। अब ऐसे लोगों को मैं क्या समझाऊं? एक डॉक्टर के पास जाते हो, वो आपको दवाई देगा, आप दवाई लेके घर बैठ जाओ, खाओ नहीं तो ठीक कहाँ से होगा। मैंने जैसे एक एग्जाम्पल बताया था कि एक बाबा जी के पास गया, बोला बाबा जी मेरे संतान नहीं है। बाबा जी ने एक ताबीज दी, बेटा ये ले जा, तेरे संतान होगी। 2-3 साल के बाद वो आया, सीधा बाबा जी के पास घुसा और शोर मचाना शुरू कर दिया, बाबा जी मेरा कुछ नहीं हुआ। बोले बेटा मैंने क्या करा है, आपने ताबीज दी थी 3 साल पहले, मेरी वाइफ के बच्चा ही नहीं हुआ। बहुत अच्छा बेटा, तो तुमने कब पहनाई थी, रखी थी? नहीं जी, मैंने उसी वक्त, मेरी फ्लाइट देर हो रही थी, मैंने फ्लाइट डिले की, मगर जाके वो ताबीज उसके गले में बांधी। मतलब? बाबा जी ने पूछा। बाबा जी मैं दुबई जा रहा था ना। मैंने कहा दुबई जाएंगे बाद में, पहले ये ताबीज इसके गले में बांध दे। बांध के मैं सीधा दुबई चला गया। आज 3 साल के बाद आया। मैंने पूछा भाई तेरे बालक हुआ? बोले कैसे बदला? बोला वो ताबीज दे गया था, वो बोले मेरे गले में। बोले बाबा जी ने लूट लिया, मैं जाता हूँ बाबा जी के पास। अरे बाबा जी ने कहा बेवकूफ, ताबीज मदद करते हैं, ताबीज ने थोड़ी संतान करनी, संतान तो तू पैदा करेगा। खुद तो तू दुबई जाके बैठ गया, ताबीज उसके गले में बांध गया, संतान थोड़ी होगी। तू तो मस्करा हो गया। इसी तरह कोई भी आदमी व्यक्तिगत, कोई भी व्यक्ति जो ज्योतिष से संबंधी समाधान करना चाहता हो, कृपया उपायों को जरूर करो। जैसे आप समझे, नज़र लग जाती है ना, तो क्या करते हैं, नमक मिर्च राई ऐसा वार के ऊपर से आग में जला देते, उसी वक्त आराम पड़ जाता। इसके पीछे वैज्ञानिक आधार है, ये मजाक नहीं है। मैं वो कार्यक्रम भी जल्दी शुरू करने जा रहा हूँ। ऐसा क्यों होता है? ताकि आपको इसका वैज्ञानिक आधार भी समझाऊं और मैं आपको इसकी कला भी समझाऊं। लीजिए, आज हम हस्तरेखा के बारे में, हाथ में द्वीप बना हो वो व्यक्ति दुर्भाग्यशाली होगा। रेखाओं के बीच में एक टापू सा बन जाता है, गैप आ जाता वहां, या शुरू में, आखिर में, या बीच में, वो व्यक्ति दुर्भाग्यशाली है। जहां होगा वहां उल्टा असर होगा। गुरु पर अगर है, गुरु कमजोर होगा, गुरु का प्रभाव जो बुद्धि ज्ञान विवेक सब खत्म हो जाएगा, उसके मान सम्मान की हानि होगी, जीवन के उद्देश्य को पाने में वो नाकामयाब होगा, कामयाबी नहीं होगा। ऐसा अगर गुरु क्षेत्र पे, गुरु किसको बोले? गुरु बोलते हैं इस उंगली पे, अंगूठे के साथ वाली उंगली के नीचे, ये तर्जनी के नीचे जो एरिया है, माउंटेन है, माउंट है, इसको हम गुरु क्षेत्र बोलते हैं। फिर वो कहता है जी अगर ये चंद्रमा पे हो, चंद्रमा क्षेत्र कहाँ है? देखो मैंने आपको बताया क्यों ये चंद्रमा। हाथ में मैंने शुरू में ग्रह
राशि, नक्षत्र, एक एक ग्रह का स्थान और हाथों पे पाए जाने वाले विचित्र चिन्ह मैंने सारे आपको बताए। अब उसी की चिन्हों की श्रृंखला में ये द्वीप है। कहते हैं अगर चंद्र यहाँ पर चंद्रमा के क्षेत्र में, चंद्रमा का मतलब कल्पना शक्ति, विचार, सोचने की ताकत, उसकी कल्पना शक्ति कमजोर होगी जिसके चंद्रमा के स्थान पर, चंद्र स्थान पर द्वीप होगा। अगर बुध पर है, बुध कहाँ है? बुध छोटी उंगली, छोटी उंगली का मतलब इधर, इसके नीचे जो है दैट इज बुध। अगर छोटी उंगली पर है, मन चंचल होगा, मन स्थिर नहीं रहता होगा, काम पूरा बाद में करेगा, काम शुरू कर लेगा, पूरा होने से पहले उसका मन उचाट हो जाएगा, काम बीच में अधूरा छोड़ छाड़ के बंद कर देगा। मैं किसी कंपनी में नौकरी करता था किसी जमाने में, तो वहां पर अगर कोई काम हो रहा है, अगर हमारे बॉस के दिमाग में आ गया कि यार ये काम क्यों कर रहे हैं, नहीं करना, मतलब उसका कोई रीजनिंग नहीं है, ये रीजनिंग नहीं है कि इससे बंद करेंगे तो नुकसान हो जाएगा, ये रीजनिंग नहीं है कि वो नहीं चलेगा, छोड़ो यार बंद करो, नहीं करना, चलो उठाओ खत्म करो, क्या चलेगा। एक बार उन्होंने मुझसे जिक्र किया, यार कुछ ऐसा कुछ बनाओ कि तहलका मच जाए। मैंने कहा जी मेरे पास बहुत आइडियाज हैं, मेरा अपना एक रेकी डिपार्टमेंट है जो मेरे लिए खोज करता है, मैं ऐसे ऐसे टॉपिक बना दूंगा हिंदुस्तान में कोई बना नहीं सकता। मुझसे पहले किसी ने काल कपाल बनाया नहीं और मेरे बाद किसी ने काल कपाल जो बनाए थे वो मैंने देख रहा हूँ। तो चलिए यानी आप, मैंने कहा जी आपको मैं एक ऐसी चीज देता हूँ, मैंने पूरा बैकग्राउंड उनको समझाया और उस बैकग्राउंड को समझाने के बाद बोले 9 बजे करेंगे। मैं कहा नहीं, 9 बजे प्राइम टाइम होता है, ये छोटा चैनल है, बड़े बड़े चैनलों पे बड़े बड़े प्रोग्राम चल रहे होते हैं, हमें कोई नहीं देखेगा, हमारी मार्केटिंग रीच बहुत कम है। हाँ ये ठीक है, कितने बजे जाना चाहिए? क्या अच्छा मैं चैनल टू चैनल ऐड करूँगा, फलानी जगह पोस्टर, वहाँ बैनर, वहाँ बोर्ड, वहाँ बैनर, वहाँ बोर्ड, ये लगा दूंगा तो चलेगा? मैंने कहा ऐड जितनी करोगे, एक बार ऐड करना, काम मैं चलाऊंगा। उन्होंने जी एक दिन मुझे बुलाया, बोला कितने एपिसोड बन गए अभी? मैंने कहा जी 12-13 प्रोमोज बने हैं और 3 एपिसोड बन गए। ठीक है कल चलाओ। मैं क्या कह रहे हो आप? आपने कोई ऐड की? चैनल टू चैनल ऐड किया? आपने कोई बोर्ड, पोस्टर, कोई बैनर्स लगाए और 9 बजे चलाओ? क्यों भट्टा बैठा रहे हो मेरे आइडियाज का? नहीं नहीं नहीं, कल 9 बजे चला। अब हमारा तो चैनल था नहीं, हमने वो कार्यक्रम 9 बजे अगले दिन उस चैनल से ऑन एयर कर दिया। क्या देखना था किसी ने? रैंडम अगर कोई किसी के कार्य चैनल और छोटे चैनल पे चल रहा हो तो कौन देख रहा है? दूसरे दिन आप हंसोगे, यार ऐसा है 1:30 बजे चलाओ। वो क्यों जी? वो इसलिए कि 9 बजे ना सुबह किसी का प्रोग्राम है वो चलाएंगे। अच्छा जी 1:30 बजे, तीसरे दिन आप 3:30 बजे, चौथे दिन यार टीआरपी नहीं आ रही कुछ। जो मीडिया को जानने वाले लोग हैं या जो प्रोग्राम्स को समझते हैं वो क्या कहेंगे? मूर्खानंद। उनके सुपुत्र बहुत इंटेलिजेंट है,
उन्होंने कहा ऐसे नहीं होती टीआरपी। कम से कम 6 महीने प्रोग्राम चले, 2 महीने चले और उनके टॉपिक में दम है वो चलाएंगे, आप ऐड भी तो करो। ऐसे आइडियाज दे के मरना। एक आइडिया है, हाथों पर ही बताता हूं, हिंदुस्तान के अंदर दूसरा आदमी इस कार्यक्रम को नहीं बना सकता, नहीं बना सकता और नहीं बना सकता। मैं चैलेंज करके कहता हूं। कार्यक्रम क्या है? आसमां से आगे। अब वो कार्यक्रम मालिक ने चाहा तो मैं दिखाऊंगा। बहुत से लोग देखे होंगे जो किसी को लिटा के कपड़ा डाल देते हैं, लो जो हमने इसको पूर्व जन्म में पहुंचा दिया। झूठे, पाखंडी और ढोंगी। असली पूर्व जन्म तक कैसे जाता है? आदमी को लिटाया जाता नहीं है, उसको एक स्ट्रेचर पे लेटाया, ऊपर कपड़ा डाल दिया और किसी एक आदमी को, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया, किसी एक आदमी को बुलाया, बैठिए सामने। मन में सोचिए आप किसको बुलाना चाह रहे हो। कार्यक्रम का नाम है आसमां से आगे। किसको बुलाना चाह रहे हो? उसने मन में सोचा और मैंने कहा 3 बार मन में ही कहो, बताओ मत कि तू आजा, तू आजा, तू आजा। झटके के साथ वो जो बेड पे लेटा वो उठ के बैठ गया। मुंह पे कपड़ा है, 10 साल से ऊपर नहीं बच्चा होना चाहिए। ले मैं आ गया। तू आ गया? हाँ। तो तेरा, मैंने कहा जी आपने किसको बुलाया था? तो कौन है भाई तू? मैंने कहा तुम पहले कागज पे नाम लिखो कि किसको बुलाया। तुमने फट से कागज पे नाम लिखा है दीनानाथ। ऐसे पकड़ लिया उसने, छूटते का मैं दीनानाथ हूँ, दीनानाथ। मैं भाई दीनानाथ कौन? मैं इसका नाना हूँ। बोलो क्यों बुलाया? कुछ नहीं, मैं मिल नहीं रहा था इसको, मैं चला गया था, वहां खो गया था। तो फिर हमने दर्शकों की तरफ देख के कहना, देखो अब इनकी कुछ व्यक्तिगत बातें जो हम नहीं सुनना चाहते, क्यों ना हम इनका आवाज बंद करें और आपसे और बात करें। तो हम देख रहे हैं वो दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, मुंह ढका हुआ उसका। बातें करने के बाद ऐसे हमने 5 मैटर भी उस दिन संभाले। जब छठा मैटर आया तो बात खत्म। ऐसे 2-3 दिन वो प्रोग्राम चलाया गया, चलाया जाए, बनाया नहीं है, अंडर प्लानिंग है। 2-3 दिन बनाया जाए, फिर चौथे दिन रीकैप हो कि इस पर फला दिन एक आदमी उसने दीनानाथ को बुलाया था, आज हम उसके घर जा रहे हैं। तो घर गए तो वो बैठे, द परमिशन ऑफ दैट जेंटलमैन। भाई आपने दीनानाथ जी को उस दिन बुलवाया था, तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया जी कि फला जगह चले जाओ, उस जगह के इतनी दूरी पर खड्डा खोदो, मैं वहां दबा हुआ हूं, मैं मर गया था। फिर हमने खोदा और वो मिले। किसी की जमीन के डॉक्यूमेंट खो गए, उसने बताया हाँ मेरे जमीन के डॉक्यूमेंट मिल गए हैं, अलमारी के पीछे घेर रखे थे। अब आप समझ लो कि ऐसे 5 प्रोग्राम भी अगर रिलीज हो गए, हिंदुस्तान का इससे बड़ा प्रोग्राम दूसरा नहीं होगा। मैंने उनको कहा कि ऐसे प्रोग्राम बनाते हैं वो व्यक्ति जो हवा में उड़ जाते हैं, वो व्यक्ति जो बाबा लोग अदृश्य हो जाते हैं, यानी कि अष्ट सिद्धियों के बाबा कैसे कैसे रूप में रहते हैं, उन पर वो प्रोग्राम बनाते हैं। बनाओ बनाओ, मैं ऐड करूंगा। मैंने कहा जी मैं नहीं कर सकता, सॉरी, मैं ये प्रोग्राम तो आपको बता दिए, बनाऊंगा नहीं। क्यों क्यों? मैंने कहा इसलिए आपने मेरा बड़ा ज़बरदस्त आइडिया टाई टाई फिक्स कर देना, क्योंकि आप में ना तो इतना सामर्थ्य है कि आप इतना पैसा लगा सको,
और ना ही आप ऐड कर सकते हो। और याद रखो, हमेशा बहुत छोटे स्तर के रहोगे, बड़े स्तर पे नहीं जा सकते। मेंटालिटी छोटी है। समझ आ गई? तो टॉपिक जो है, ये बात है, बाहर की बात है, दिल्ली का किस्सा नहीं है। तो कहने का मतलब बहुत कार्यक्रम है। मैंने अपनी जिंदगी में क्या किया, काल कपाल महाकाल बना रहा था, मेरे पास पूरी आज भी रेकी टीम है। मैं बाबा को ढूंढता होता था। अगर मुझे किसी ने कहा कि फलाने गांव के अंदर एक बाबा है, तो मैं वहां गया और जाके उसको मिला। उससे आगे जो उसने बताया उसको मिला। इसमें 90% फ्रॉड मिलते हैं, कहीं 2, 4, 5% अच्छे होते हैं। उनको नोट करा कि ये यहाँ पर इस स्थान पर और ये कर सकता है। ऐसे बाबाओं की लिस्ट बनाई, स्थानों की लिस्ट बनाई। मैं आपको एक बताता हूं, उत्तरांचल में एक गुफा है, मुझे मालूम है, मैं गया हूं। बिल्कुल पहाड़ की तलहटी में, बहुत चमत्कार है। वहां के लोकल लोगों को नहीं पता, क्योंकि वो झाड़ियों से ढकी हुई। ये बात मुझे किसी 90-100 साल के वृद्ध व्यक्ति ने बताई थी कि वहां पर गुफा है, और उस गुफा में जाकर बोलोगे तो प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। बताइए, अब आप क्या करोगे? ऐसे मैंने हजारों हजारों हिंदुस्तान के अंदर जगहें ढूंढी, बाबा ढूंढे। अब मैं जल्दी आपको दिखाने वाला हूं ऐसी चीजें। एक लॉकडाउन ना होता तो मैं यही से आपको दिखाता। चलिए, लॉकडाउन के अंदर अब थोड़े से वर्करों का काम शुरू हो रहा है, तो आपको जल्दी ऐसे प्रोग्राम दिखाऊंगा। चलिए, अब नंबर 3 है बुद्ध पर मैं इसमें भी चाहूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। मैं बूस्ट नहीं करूंगा, मैं पैसा फेंक कर नकली क्लाइंट नहीं बनाऊंगा। नेचुरली अगर जिस दिन मैं देखूंगा इतने लोग जुड़ गए, मैं उसके अगले दिन अपना कार्यक्रम बनाने शुरू कर दूं। नहीं तो चल ही रहा है। अगर बुध पर ये है तो मन स्थिर, काम पूरा होने से पहले मन चाट, काम बीच में अधूरा छोड़ देगा। अगर ये निशान द्वीप कहाँ पर है? शनि क्षेत्र। शनि क्या? बड़ी उंगली। बड़ी उंगली के नीचे ये जो पर्व है यहाँ पर है, तो क्या होगा? काफी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद सफलता मिलेगी। एक काम बना, दूसरा काम शुरू नहीं की, परेशानी आ गई। ये हालत। अगर ये मस्तक रेखा क्या है? ये अंगूठे से यूं गई, ये मस्तक रेखा सबके हाथ में होती है, यूं अंगूठे के यहां से मंगल क्षेत्र के पास से निकलती है और ये नीचे आ जाती। समझ आ गई? अगर मस्तिष्क रेखा पे है तो मस्तिष्क रेखा का मतलब बुद्धि तेज, सोचने की ताकत। क्या होगा? मानसिक परेशानी, सिर दर्द, इसका रिजल्ट अपोजिट रिजल्ट। अगर यही निशान सूर्य रेखा पर, सूर्य कहाँ है? छोटी उंगली के साथ में। ये अगर सूर्य क्षेत्र पर ये स्थान मिलते, द्वीप मिलेगा, सूर्य का नाम चमकाने वाला, नाम, प्रसिद्धि, यश सब होने वाला। क्या होगा? कलात्मक क्षमता नहीं उभरेगी, सूर्य का प्रभाव क्षीण हो जाएगा। और अगर यही निशान मंगल, ये दो जगहें हैं मंगल की,
सॉरी, इन दो जगहों पे मंगल पर ये पाया गया तो साहस और हिम्मत की कमी होगी। अगर यही निशान शुक्र स्थान पर पाया गया, अंगूठे का नीचे का जो ये स्थान है ये शुक्र है, अगर शुक्र पर पाया गया, शौकीन होगा, सुंदरता की दीवानगी होगी ऐसे आदमी को। और अगर हृदय रेखा पे पाया गया, हृदय हार्ट लाइन पे, हृदय रोग हो सकता है भाई, दिल का दौरा हो सकता है, हृदय रेखा साफ और उभरी हुई हो, समझ आ गई। तो एक निशान अलग अलग जगहों पर पाया जाए तो क्या क्या कर सकता है, ऐसा मैंने आज आपको बताया। फिर एक होता ट्रायंगल, कहता है कि जमीन पर मजे से चाहे आसमान को ना छू पाए, जहां है ना वो उसी में मजे में है, चाहे आसमान को ना पाए, चाहे प्रसिद्धि मिले ना मिले, नाम बने ना बने, जहां जिस जमीन पर बैठा वहां मजे पे रहेगा अगर ट्रायंगल उसके हाथ में होता है। ये बहुत विस्तार से बताऊंगा मैं, अभी 2 4 5 10, फिर धीरे धीरे मैं आपको प्रश्न लगाने, आपको योग सिखाने, हाथ से जन्म पत्री बनाने, हाथ से डेट ऑफ बर्थ निकालने, कई चीजें सिखाऊंगा, बशर्त कि आप जुड़े, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े, ताकि ये जो ज्ञान की मैं गंगा बहा रहा हूं या मैं ज्ञान दे रहा हूं, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे फायदा हो। मैं सच बताऊं, आज मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड था, मैंने कहा बंद करो यार प्रोग्राम। मैंने कहा अभी मैं भांड टाइप का कोई कार्यक्रम शुरू कर दूं, उल्टे सीधे डांस शुरू कर दूं, शाम तक 2 लाख 2.5 लाख 1.5 लाख पैसा लगाता हूं, मेहनत करता हूं, आपको ज्ञान की चीजें बताता हूं। चलिए, मेरा भाग्य और आपका भाग्य। तो बृहस्पति क्षेत्र में अगर ये है, ये बृहस्पति क्षेत्र, अंगूठे की साथ वाली उंगली, समझ गए? तो क्या ये बढ़ाता है, प्रबंधन की ताकत यहां से पता लगती है, तो उस आदमी की प्रबंधन की ताकत अच्छी हो जाएगी, किसी भी संस्था को चला सकता है अगर उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी है, तो वो किसी भी संस्था को चलाएगा। अगर ये सूर्य क्षेत्र पर गंभीर स्वभाव हो जाएगा, स्वभाव उसका गंभीर होगा, अपने प्रयास से कला के क्षेत्र में धीरे धीरे प्रगति करेगा। प्रगति कैसे करेगा? धीरे धीरे। ठीक है, अब आ जाओ यहां। अगर एक होता है जाल, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ऐसी लाइनें बनी हुई, एक जाल सा बुना होता है, ये जाल अगर शुक्र पर है तो प्यार में दीवानगी की हद को भी पार कर जाएगा। जिसे कहते हैं ना दीवाना, अत्यंत दीवाना हो जाएगा, उसकी कोई लिमिट नहीं होगी, लिमिटलेस होगा अगर यहां पर ये जाल है। अगर शनि पर्वत पर है बेटा तो वह स्वस्थ होगा, कमजोर होगा और दुखी होगा, अस्वस्थ, कमजोर और दुखी। अगर यही निशान गुरु क्षेत्र में है तो अपने को बढ़ा चढ़ा कर बताएगा, फेल फॉल्स इगोइस्ट होएगा, अहमवादी होगा, ऐसा व्यक्ति जिसका बृहस्पति क्षेत्र पर निशान होगा, अंगूठे की सामने साथ वाली उंगली पर। अगर सूर्य पर्वत छोटी उंगली के साथ वाली, अज्ञानियों का काम करने वाला, झूठी प्रतिष्ठा के लिए दिखावा दिखाए, ऐसा व्यक्ति।
और अगर चंद्र पर्वत पर होगा, ये छोटी उंगली के नीचे व्याकुल होगा, अस्थिर मन होगा, बहुत बेचैन रहता होगा। अगर यहां होगा, चलिए, एक होता तारा स्टार। स्टार अगर जहां होगा, किसी भी रेखा के अंतिम सिरे पर भी हो सकता है, क्षेत्र में भी हो सकता है, रेखा के मध्य में भी हो सकता है, कई जगह स्टार होगा। आज मैं आपको 5-6 स्टार बताऊंगा। जब इसके मुख्य विषयों पर आऊंगा तो बहुत कुछ बताऊंगा। मजा दोस्त जब ही आएगा जब इसके आप नोट्स बनाओगे, क्योंकि आगे पिक्चरें कम बोलूंगा मैं, ज्यादा आप नोट करोगे। बृहस्पति क्षेत्र पर है, वहां का प्रभाव बढ़ाएगा। प्रतिष्ठित, शक्तिशाली, मान सम्मान प्राप्त होगा जिसके यहाँ, और जिसके सूर्य क्षेत्र में पैसा भी होगा, पद भी होगा, पर मन सुखी नहीं होगा। जिसका चंद्र क्षेत्र में कल्पना का क्षेत्र है, लोकप्रिय कलाकार होगा और यश प्राप्त करेगा। अगर बुध क्षेत्र में है, विज्ञान में कामयाबी, एक के बाद एक सफलता, छोटी उंगली के नीचे। अगर मंगल क्षेत्र, ये 2 है, निम्न मंगल, उधर मंगल, अगर यहां पर हो, भाग्य अच्छा होगा, कई मौके मिलेंगे ऐसे में। चलिए आगे बताते हैं। एक होता मल्टीप्लाई, गुणा का निशान। ये कठिनता, निराशा, परेशानी, ज्यादातर ये निशान अशुभ होता है। कह दिया यार कांटा मार दिया मैंने, कहते हैं ना, वो है कांटा। अगर बृहस्पति क्षेत्र पर पड़ा तो शुभ है। क्या है? रुचि, गुप्त एवं रहस्यमय विषयों पर। दर्शन शास्त्र क्षेत्र में भी रुचि लेता होगा। फिलॉसफी में, तंत्र मंत्र में, गुप्त विद्याओं में, रहस्यमय विद्याओं को जानने की कोशिश कर रहा होगा, जिसके जुपिटर क्षेत्र के नीचे क्रॉस होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। वैसे अपना हाथ दिखाना नहीं चाहिए, मगर चूंकि आपको बताना है, तो आप अगर यूं देखें, ये देख रहे क्रॉस, जुपिटर क्षेत्र पे क्रॉस है, ये देखिए। इसलिए मैं तंत्र की विद्याओं को सीखा। बहुत निशान होते हैं आदमी, शुक्र वाले होता है, तिदम्बरम निशान होता है, ऐसे कई निशान है जिससे पता लगता है ये किस ग्रेड तक जाएगा। समझ आ गई? सूर्य पर्वत पर अगर है, अनेक कठिनाइयां, कमजोर आर्थिक दशा, आपकी कला का विस्तार नहीं होगा और ना ही प्रसिद्धि मिल पाएगी। मालूम है, एक किसी शायर से अगर कविता सुनानी है, सुननी है, मजेदार कविता, क्या तरीका है? उसका तरीका है, ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन नेचर है, बहुत भीड़ है और आदमी बोल रहा है, फिर उसको सुरूर आता है। इसी तरह जब एक कार्यक्रम बनाने वाले को पता हो कि मेरे कार्यक्रम को देखने वाले हजारों लोग हैं, तो वो उसमें नई से नई चीजें डालता है, मेहनत करता है। पैसा थोड़ी ले रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वायरल करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाओ, इसको प्रोग्राम देखें। अगर जो इस विद्याओं को नहीं मानते वो इसको समझे। अगर शनि क्षेत्र में, संभावना अधिक, और अगर ये शुक्र क्षेत्र पर है, प्रेमी प्रेमिका के लिए ठीक नहीं। अगर हथेली के मध्य भाग में है, पूजा पाठ, अध्यात्म में रुचि, अनसुलझे रहस्यों से पर्दा
उठाना चाहेगा। ठीक है, अगर हथेली के मध्य भाग में है, अब आपको मैं दिखाता हूं, हथेली के ठीक मध्य भाग, ये क्रॉस, इसका मतलब है ये ऐसी चीजों की ओर इंटरेस्टेड। अगर मंगल पर्वत पर है इस दो कॉर्नर्स पे, तो शत्रुओं से होगा सावधान। अगर बृहस्पति के नीचे संघर्ष से बचकर रहेगा, आपकी जान को खतरा है। अगर किसका जुपिटर क्षेत्र में यहां आ गया, भैया अपनी जान को खतरा है, संभल के रहो। अगर शनि के नीचे यहां पर है, ये भाग्य रेखा को छू रहा है, ये भाग्य रेखा शनि से यहां तक आती है ना, इसको अगर छू रहा है, दुर्घटना व संघर्ष में जान जाएगी। अगर शनि के मध्य में है, संभावना अधिक है। जीवन रेखा पर है, प्राण जहां है वहां प्राण का संकट, किसी करीबी रिश्तेदार से अच्छे संबंध नहीं बनेंगे। अगर शुक्र पर है तो प्रेमी प्रेमिका के लिए ये ठीक नहीं है। अच्छा, अब अगर कनिष्ठिका, कनिष्ठिका किसे कहते हैं? छोटी उंगली। अनामिका छोटी के साथ में, समझ गए? ये कनिष्ठिका, अनामिका, ये इन दोनों के बीच में अगर ऐसे गैप है, ऐसे रखोगे ना, यूं, ठीक है, जैसे इसको गैप इसलिए नहीं कहते क्योंकि मेरे हाथ में अंगूठी है, अब मेरे हाथ में गैप नहीं है। कईयों के ऐसे गैप होते हैं खुले। अगर कनिष्ठिका और अनामिका के बीच में गैप है, वृद्धावस्था में दुखी नहीं है, वृद्धावस्था में सुखी रहेगा। अगर पितर तीर्थ पर ऐसा ये डॉट है सरस्वती क्षेत्र में, देखो 3 जगह होती है, ये लक्ष्मी ऊपर का हिस्सा, बीच में सरस्वती और इधर ब्रह्म तीर्थ, ठीक है, ये पितर क्षेत्र है। कोई भी जब पितर दिए जाते हैं तो पिंड तर्पण तो यहां से दिया जाता है, ये लक्ष्मी के लिए, ये ब्रह्म के लिए और ये सरस्वती के लिए। ठीक, यदि मिलाने पर, हाथों को मिलाओ, छिद्र नहीं है, गैप नहीं है, गैप नहीं है, तो भाग्यवान होगा, सुखी होगा। अगर छिद्र है तो दुखी होगा। मध्यमा और तर्जनी के बीच में अगर गैप है, बड़ी उंगली और अंगूठे के साथ वाले, इसके बीच में गैप है तो बाल्यावस्था में दुखी होगा। यदि ना तो बाल्यावस्था में दुखी नहीं। अगर गैप नहीं है, दुखी नहीं, गैप है, बाल्यावस्था में दुखी। अगर यहां मध्यमा में और अनामिका के बीच में ऐसे गैप है, युवावस्था में दुखी। अगर नहीं है तो युवावस्था में दुखी नहीं हो। समझ आ गए? अब आपको हम और बताते हैं। देखिए, जन्म पत्री से हमारे हाथ की कुंडली कहाँ पर है? ये जो स्थान है, ये रिक्त स्थान, ये क्या बताते हैं? खर्चा, खर्चा बताते हैं। तो कौन सा स्थान होता है? 12वां स्थान। ये त्रिभुज क्या बताता है? मकानों के बारे में। तो त्रिभुज से मकानों के बारे में पता लगता है, जिसके हाथ में कितने त्रिभुज, जैसे अब ये देखो, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ऐसे 5, बहुत त्रिभुज है इस हाथ। तो ऐसे अगर त्रिभुज हाथ में है, वो स्थान क्या है? सुख का चौथा स्थान।
अगर ये संतान का घर है तो क्या है? संतान भाव पंचम भाव। अगर ये विवाह की रेख स्थान है तो कौन सा भाव? सप्तम भाव। ये चंद्रमा का क्षेत्र है, आमदनी का क्षेत्र है, सोर्स ऑफ इनकम का क्षेत्र है, तो कौन सा भाव? 11वां भाव। यहाँ पर जो रेखाएं हैं वो भाई बहनों की संख्या बताती है। जैसे ये देख रहे हैं रेखाएं, ये भाई बहनों के बारे में बताती है। ये अंगूठे के नीचे ये, तो ये कौन सा भाव है? तीसरा भाव। ये मणिकरण ये जो रेखाएं हैं इधर, ये धन का स्थान दूसरा, और ये स्थान माँ बाप से संबंधित है 10वां स्थान। 1 2 3 4 5 6 और ऊपर 7 स्थान हमें मालूम हो गए। देखिए 2 3 4 5 6 6 7 स्थान आपको अपनी कुंडली के इससे पता लग गए। अब और समझिए, बहुत सारे हाथों में तिल के निशान होते हैं ना। अगर ये तिल का निशान यहाँ सूर्य क्षेत्र पे 5 नंबर पे, वहां अगर सरकारी है या सहकारी क्षेत्र में है, ऐसे व्यक्ति को रोजगार का संकट पैदा होगा। आप अपना हाथ खोलो और देखो आपके हाथ में तिल कहां पर है। मैं बता रहा हूं, मैं इधर से बता रहा हूं, आप देखिए और बताइए कि आपको क्या समस्या है। अगर ये यहां पर है 2 नंबर पे, 2 नंबर कहाँ है? ये चंद्र क्षेत्र पे, तो मन चंचल होगा, मन बेचैन होगा, प्यार नहीं मिलेगा ऐसे व्यक्ति को, और जीवन में असफलता ही असफलता। मैं बता रहा हूं, हाथों पे तिल 5 नंबर बताया, फिर मैंने यहाँ 2 नंबर बताया, सूर्य और चंद्र। अब छोटी उंगली पर अगर तिल है तो धन, छोटी उंगली पर तिल है तो क्या? ये तो धन संपत्ति जीवन भर की कोई परेशानी नहीं। कोई भी धन का हो, यहां पर तिल है, समझ ले धन संपत्ति होगी, जीवन में परेशानी नहीं होगी। फिर इसका भी रंग होता है, ब्राउन रंग, काला रंग, कैसा रंग। फिर अगर 9 नंबर पर है या शनि क्षेत्र पर है तो भाग्य का साथ नहीं होगा, असफलता कई बार आएगी, मेहनत से कुछ प्राप्त हो जाए, वैसे भाग्य साथ नहीं देगा। उसके बाद आ जाए हम 7 नंबर पर, ये अंगूठे के यहाँ, बातूनी होगा, मेहनती होगा, न्यायप्रिय होगा, शुक्र पर्वत पर हो। राइट, अगर शुक्र पर्वत पर है या 1 नंबर तो प्रेम संबंध बिगाड़ेगा, हानि इसके कारण, कामुक होगा, खर्चीला स्वभाव होगा और धन की कमी नहीं होगी। समझ गए? अगर बाई हथेली में तिल तो धन दौलत की कमी नहीं होगी, खर्चीला होगा पर जोड़ने में तकलीफ। अगर दाएं हाथ में तिल तो धन धान्य देगा, ऐसा संकेत मिलता है। अगर हम चेहरे पर देखें, जिसके माथे पर तिल होगा, ये माथे पर तिल होगा, बलवान होगा। और
ये आपके बाईं आंख, दाईं आंख के कोने पर भावुक, दूसरों से प्यार ईर्ष्या कर, सीधी आंख के नीचे होगा, समझ आ गई। अगर सीधी आंख के नीचे होगा तो रहस्यमय स्वभाव का व्यक्ति होगा, ऐसे व्यक्ति को समझना मुश्किल होगा। और अगर ये तिल सीधी आंख के नीचे बाईं आंख के पलक पर होगा तो तेज दिमाग, ठीक है। जैसे यहां देखिए, ये बाईं आंख पर है, सीधी आंख बाईं आंख पर आ गया ना, ये क्या होगा? तेज दिमाग, योजना प्यार करने वाले, जो हर कठिनाई से बचकर निकल जाएगा। दाहिनी आंख पर तिल, ये अपनी पत्नी से प्यार करता होगा। बाईं आंख पर अगर तिल है तो क्या होगा? अगर बाईं आंख पर तिल है तो स्त्री से कलह, या पुरुष अपनी पत्नी से कलह करेगा, पत्नी के है तो पुरुष से कलह करेंगे, दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं होगा। अगर बाएं गाल पे तिल है, ये है बाएं गाल पे तिल है, स्त्री से कलह, दाम्पत्य अपने जीवन साथी से झगड़ा होगा। अगर यहां पर है, दिख रहा कर्सर, तो सीधे हाथ की ठीक नाक के नीचे उच्च विचार, रहस्यमय, अपने विचार किसी पर जाहिर नहीं होने देता, भाग्य उत्तम होता है। अगर यहां पर नाक के ऊपर है, अपने कामों से दूसरों को चौंका देंगे, कलात्मक तरीके से काम करते हैं, शादी के बाद प्रेम की ओर से जीवन साथी पर समर्पित होगा। अगर जिस व्यक्ति की अनामिका छोटी उंगली के पास वाली, छोटी उंगली के पास वाली पर तिल, ज्ञानी है, यशस्वी है, धनी और पराक्रम है। जिसके अनामिका, अनामिका कौन है? छोटी उंगली के पास वाली, छोटी उंगली पास वाली। जिस व्यक्ति की कनिष्ठिका उंगली, सबसे छोटी उंगली पर तिल है तो व्यक्ति संपत्तिवान होता है, पर उसका जीवन दुखमय होता है। दाहिनी हथेली पर तिल होना आपके बलवान होने की बात बताता है। यदि आपकी बाईं हथेली पर तिल है, खूब कर्चा करने वाले होते हो। दाहिनी छाती पर अगर तिल है, स्त्री से प्रेम होने का परिचायक है। ऐसे लोग अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं जिनका दाहिनी छाती पर तिल। बाईं छाती पर तिल होने से स्त्री से हमेशा किसी न किसी बात पर झगड़ा रहता है। बाएं पैर में तिल है, उस व्यक्ति का खर्चा बहुत अधिक। दाहिने पैर पे तिल है, व्यक्ति बुद्धिमान होगा। अच्छा, अगर व्यक्ति के बहुत है ये तिल के, अगर मैं, चलिए ये खत्म करता हूं, होंठ के बस यहां तक रहने देते हैं। आज मैंने आपको तिलों के बारे में बताया। देखो बेटा, एक बात याद रखना, अगर मेरे बताने का फायदा अगर देखना तो आप ईमानदारी के साथ नोट्स बनाओ, नोट्स टोटल करो, सीखो और लोगों के हाथ देखने शुरू करो। पैसे ना लेना भी, हटा सटा नहीं लगाना, एग्जैक्ट लगा लो और फिर आपको पता लगेगा कि आपको हाथ की कितनी नॉलेज
हो गई। समझ आ गई? फिर आपको पता लगेगा कि आपकी हाथ की कितनी नॉलेज हो गई। इस तरह से हाथ देखने से आपको कहानी किस्मत की समझ आएगी, यानी कि आपके जीवन में कहाँ कहाँ पर, किधर किधर पर कौन सा उतार चढ़ाव आएगा, कब आएगा, ये पता लगेगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस उम्र में कौन से दिन शादी होगी, कितने बच्चे होंगे, कौन सा बच्चा तंदुरुस्त होगा, कौन सा बच्चा कमजोर होगा। समझ आ गई? किस दिन, कौन कौन से दिन आपको भारी होंगे, बहुत चीजें इस हाथ से पता लगेंगी, बशर्ते कि आप हस्तरेखा को ईमानदारी से सीखना। अगर कोई भी आदमी जो मैं पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं, इसको ईमानदारी से सीखेगा, ज्यादा तो नहीं जानता हूं मगर जो भी जानता हूं वो एक मास्टर बन जाएगा। मास्टर मास्टर नहीं होता है, मास्टर तो पढ़ाता है चले, बेट जो शिष्य होते हैं वही डिप्टी कमिश्नर, कलेक्टर, कोई जज, बड़े बड़े राजा बनते हैं, मास्टर राजा नहीं बनता है। समझ आ गई? अब आपने अगर राजा बनना है तो जिस विद्या का ईमानदारी से सीखना, ईमानदारी से लगन के साथ इस विद्या को जाना, पहचानना और फिर समझना। कोई समस्या हो या किन्हीं विषयों पर कोई प्रश्न हो, डालिए कार्यक्रम के पास, मैं उसका जवाब दूंगा और आपको कई विषयों के बारे में और बताऊंगा। मेरा ख्याल है आपको कार्यक्रम पसंद आता है। नहीं पसंद आता आप बोलिए ये कार्यक्रम पसंद नहीं, आप ये दिखाइए, मगर ये नहीं मैं हस्तरेखा पढ़ा रहा हूँ और आप फोन करके मुझे वो क्या मैसेज दे के बोले कि जी आप अलमा यक्षिणी, पलमा यक्षिणी के बारे में बताओ। ऐसी कौन सी विद्या होती है जिसमें यक्षिणी आती है, पुरुष के साथ रहती है, 2 सोने की मुद्राएं दे जाती है? कृपा करो, मत खो सब्र। उतने बड़े साधक होना बहुत मुश्किल है। हाथ जोड़ के कहता हूं, मत वक्त खराब करो, ये जीवन बहुत जल्दी निकल जाता है। तो जहां पर हो, आज मैं कहीं पर बैठा हूं, मुझे तसल्ली है यार, मैं इस चीज को जानता हूं। समझ आ गई? इसलिए हाथ जोड़ के कहता हूं, अगर ये करो थोड़ा कोरोना खत्म हो जाए, 1 to 1 बैठ के मेरे पास हस्तरेखा सीखो, 1 to 1 बैठ के ज्योतिष सीखो, मैं सिखाऊंगा। दूसरा, आप जरा मुझे कोरोना खत्म हो जाए, फिर मैं क्लासें शुरू करूंगा पूजा पाठ तंत्र की, आप उसको भी सीख सकते हो। कहने का मतलब है कि आप मेहनत करने वाले बनो, सिखाने वाले में कमी नहीं है। अनन्य गुरु कृपा है, आपको मैं बताऊंगा, नई नई चीजें सिखाऊंगा और मेरा ख्याल है आप उसमें आनंदित होगे, खूब मजे से रहोगे। क्लियर? तो मेरा ख्याल है यार बहुत देर हो गई आज, है घंटा लगभग हो गया, तो करते हैं राम राम। फिर कल मिलेंगे या शनिवार को कार्यक्रम ज्योतिष प्रश्नोत्तरी। बस तब तक राम राम।